मेरी उम्र 35 साल थी। मेरा नाम शाजिया था और मैं अपने घर की सबसे आखिरी लड़की थी जिसकी कि शादी होना बाकी थी। और शादी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था। जो भी आता मेरे मोटापे को देखकर वापस चला जाता। अब तो मेरा दिल टूटने लगा था। मैं अपने मोटापे को कम करने के लिए कई हरबे कर चुकी थी मगर कोई भी काम नहीं आया था। इन्हीं दिनों अम्मा ने देख देख कर भाई की शादी कर दी थी क्योंकि मेरी वजह से भाई की शादी भी रुकी हुई थी और भाई अब मुझे बद्दुआएं देने लगा था। अम्मा ने सोचा बेटी की शादी फिर हो जाएगी, अब बेटे की शादी करती हूँ। बहू घर आएगी तो कोई न कोई नया रिश्ता भी हाथ आएगा। और फिर अम्मा जब भाभी को ब्याह कर लाई तो मैं देखती ही रह गई। भाभी इंतहाई खूबसूरत छरीरे बदन वाली गोरी चिट्टी लड़की थी। उसे तो जो देखता वो ठंडी आहें देखा तो मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन मुझे एहसास कमतरी भी हुआ था। थोड़े ही दिनों में मेरी भाभी से दोस्ती हो गई थी। भाभी भी मुझसे बातचीत तो नहीं करती थी, लेकिन मैं उससे उसकी स्मार्टनेस का राज पूछना चाहती थी। चंद एक दिन गुजरे, मेरी भाभी के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। अब भाभी मुझसे कहती कि तुम भी जल्दी से शादी कर लो। मैं भाभी से पूछती कि मैं शादी कैसे कर लूं, मेरे पास तो ना ही आप जैसी खूबसूरती है, ना ही मेरा वजन ऐसा है कि कोई मुझे नजर भर कर देखे भी। भाभी बोली इसमें क्या है, मैं तुम्हारा सारा इलाज कर दूंगी। मैं भाभी को हैरान होकर देखने लगी कि भाभी मेरा इलाज कैसे करेगी। बोली कि तू अभी बुर्का पहन, हम डॉक्टर के क्लिनिक चलते हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था, आज पहली बार किसी ने मुझे डॉक्टर के पास जाने का कहा था। वरना सब यही कहते कि तू रोटी बहुत खाती है, कहा था। वरना सब यही कहते कि तू रोटी बहुत खाती है, कम कर ले तो ठीक हो जाएगी। भाभी ने बाहर जाकर एक रिक्शा रोका, फिर मुझे बड़ी राजदारी के साथ उसमें बैठने का कहा और बोली चलो मैं तुम्हें क्लिनिक में लेकर चलती हूँ। मैं बहुत खुशी खुशी भाभी के साथ बैठी। हम तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत पर वाकई एक क्लिनिक में पहुंचे थे, मगर मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि इस क्लिनिक पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था, न ही इसमें ज्यादा लोग थे। मेरी जैसी कुछ औरतें वहां बाहर बैठी हुई थीं, जबकि कुछ औरतों के चेहरों पर बड़े बड़े दाग दाने और धब्बे थे। उनको देखकर मुझे अपना आप काफी बेहतर लगा। थोड़ी ही देर के बाद एक लड़की अंदर आई। वो उन सब औरतों को देखने लगी जो कि उस कमरे में बैठी हुई थी। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरी भाभी को इशारा किया। भाभी ने भी उसे इशारों में कुछ कहा, मुझे लेकर बाहर आ गई। वो औरत मुझे देखकर बहुत खुश हुई। भाभी ने मुझे कहा कि ये औरत जो भी पूछे तुम सीधा सीधा जवाब दे देना, फिर यही तुम्हें बड़ी डॉक्टरनी के पास लेकर जाएगी। इससे तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत बदलने वाली है और भाभी पर भरोसा करके मैं एक बहुत बड़ी गलती करने वाली हूँ। वो लड़की मुझे एक कमरे में लेकर गई। वहां पर भाभी मौजूद नहीं थी। मुझसे कहने लगी तुम्हारे मोटापे को नापना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि जिस्म में पानी कितना है और चर्बी कितनी। तुम इस बेड पर लेट जाओ, मैं मशीन लेकर आती हूँ। मैं बहुत हैरान हुई, लेकिन भाभी ने कहा था कि चुपचाप इस औरत की बात मान लेना, ऐसा न हो कि बाद में कोई मसला हो। मैंने फौरन ही बेड पर लेटकर उसके कहने के मुताबिक आंखें बंद कर ली। उसके बाद अल्लाह जाने क्या हुआ, मैं नहीं जानती। कुछ ही देर गुजरी थी कि आवाज सी आने लगी। शायद वो औरत कमरे में दाखिल हुई थी। बस फिर क्या था, मेरी आंखों पर किसी ने पट्टी बांधी। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि भाभी भी आसपास नहीं थी। पट्टी बांधने के बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर जब मेरी पट्टी खोली तो मैं बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी, मुझ में कोई तब्दीली नहीं आई थी और ये अमल तकरीबन 5 से 7 मिनट का था। अलबत्ता मुझे अपने पूरे जिस्म में जलन सी महसूस होने लगी। मैंने उस औरत से पूछा कि ये क्या था, मेरे साथ तुमने क्या किया है। बोली कि मैंने तुम्हारा अल्ट्रासाउंड किया है। इसमें हैरानगी वाली कौन सी बात है, अल्ट्रासाउंड। मेरे दिमाग में फिर से बातें फिरने लगी। अल्ट्रासाउंड तो उन औरतों को किया जाता है जिनको कोई बच्चे वगैरह का मसला हो। फिर अल्ट्रासाउंड के लिए पेट पर एक खास किस्म का पानी लगाया जाता है और मशीनें भी दूसरी होती हैं। इस औरत ने तो मुझे हाथ तक नहीं लगाया था, फिर ये कौन सा अल्ट्रासाउंड था।
जो बिना देखे हो गया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर वो मुझे अपने सामने बिठाकर मेरे से बातें करने लगी। बोली कि तुम्हें कब से मोटापा है, तुम खाती कितना हो। मेरी सारी बातें जो मैं बोल रही थी वो एक कॉपी पर लिखती जा रही थी। यहाँ तक कि सारी मालूमात मुकम्मल हो गई तो उसने मुझे कहा, अब तुम बाहर जाओ और अपनी भाभी को अंदर भेजो। मैं डरते डरते बाहर चली गई। मुझे तो पता नहीं था कि मेरा वजन कम भी हो पाएगा या नहीं। भाभी को मैंने अंदर कमरे में भेज दिया। खुद मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। मुझे दरअसल अजीब लग रहा था कि मैं यहाँ खड़ी रहूं। मैं तभी दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हो गई तो मेरे कानों में भाभी और उस औरत की बातें पड़ने लगीं, या यूं कहिए कि बातों की आवाज पड़ने लगी। तभी मुझे अंदर से एक कहकहे की आवाज आई तो मैं हैरान हो गई कि भाभी की इस औरत से दोस्ती थी या वो इसे जानती थी पहले से ही, क्योंकि उन दोनों के हंसने की आवाजें बाहर तक आ रही थीं। खैर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मेरी भाभी ही मेरा सब कुछ थी। भाभी थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आई। उनका चेहरा बिल्कुल सपाट था। कहने लगी, चलो जल्दी से घर चलो, अब काफी देर हो गई है, तुम्हारा भाई भी आने वाला होगा। मैं भाभी की इस हड़बड़ी को समझ नहीं पाई। मैं उसके पीछे पीछे आ गई। भाभी ने फौरन ही जाकर रोड पर एक रिक्शा किया और उसमें बैठ गई। रास्ता पूरा भाभी ने मुझसे कोई बात नहीं की। वो गुमसुम ही रही थी। शायद अल्फाज का चुनाव कर रही हो मुझसे बात करने के लिए। आधे घंटे में हम घर पहुंचे। भाभी ने रिक्शे वाले को पैसे दिए और वापस भेज दिया। रिक्शे वाला मुझे देखकर बड़ी अफसोस भरी नजरों से देख रहा था। लगता था जैसे उसे कुछ मालूम हो, वो मुझे बताना चाहता हो। उसने एक बार मुझे आवाज भी दी, रुकिए बात सुने, कि भाभी ने उसे झिड़क कर वहां से भगा दिया था। मैं बहुत परेशान हुई मैं बहुत परेशान हुई थी। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं भाभी से सारी बातें पूछ लूं, उनसे कहूं कि मैं भाई को बता दूंगी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मेरा वजन बहुत ज्यादा था और इसके लिए भाभी नहीं, मेरा इलाज करवाना था। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, भाभी मुझसे बात करने की बजाय सीधा अपने कमरे में चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे गई कि शायद वो मुझे मेरे इलाज के बारे में कुछ बताएंगी, मगर इन्होंने फौरन से दरवाजा बंद कर लिया और मैं बाहर हवन्नकों की तरह खड़ी देखने लगी। काफी देर भाभी का इंतजार किया मगर वो कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं इसी तरह मुख्तलिफ ख्यालात सोचती अपने कमरे में आ गई। तभी अम्मी ने मुझे बुलाया, कहा कि भाभी तुमको बुला रही है। मैं बाहर गई तो भाभी बहुत खुश लग रही थी। मेरे गले लगकर बोली, तू तो मेरी सबसे अच्छी बहन है। मैं आज बहुत खुश हूँ। तेरा इलाज तो हो ही जाएगा, मुझे अपनी भी बहुत खुशी है। भाभी के चेहरे से खुशी के रंग छलक रहे थे। इन्होंने मुझे अपने पर्स से 1000 रुपए निकाल कर दिए और बोली, लो जो भी दिल करे मेरी तरफ से खा लेना। मैं परेशान होकर बोली, भाभी तुम मुझे मोटापे के इलाज के लिए लेकर गई थी और अब खाने के लिए मजीद पैसे दे रही हो, ये क्या बात हुई। मेरे पूछने पर भाभी हंस पड़ी, अरे इसमें क्या बात है, तुम खाना पीना कर लो, कल से तुम अच्छी तरह से डाइटिंग करना और मैं तुम्हारा इलाज भी करूंगी। और हाँ, उस डॉक्टर ने तो मुझे दवा भी दी है। उस दवा से 2 हफ्ते में तुम्हारे पेट की चर्बी पिघल कर खत्म हो जाएगी। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। अच्छा, क्या वाकई? मुझे तो लगा था कि उसने कोई खतरे वाली बात की है, यही कि शायद मैं लाइलाज हूँ, मेरा कोई इलाज नहीं हो सकता। मेरी बात पर भाभी हंस पड़ी और फिर बड़ी ही शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोली, तुम्हारा इलाज मुमकिन है मेरी जान, बस तुम्हें थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है। भाभी के ऐसे तासुरात देखकर मैं मगर फिर खामोश हो गई। इस हल्ले गुल्ले में पता ही नहीं चला कब मेरा बड़ा भाई भी घर आ गया। मैंने और नदीम ने खूब मजा किया। हम लोगों ने बाहर से खाना मंगवाया और खाया। इन सब में मैं अपनी दवा के बारे में भूल गई थी। सब कामों से फारिग होकर भाभी मेरे कमरे में आई। उसके हाथ में छोटी सी शीशे की बोतल थी। मेरी तरफ देखते ही बोली, यही वो दवा है जो उस डॉक्टर ने मुझे दी है। इससे क्या होगा, ये तो बहुत थोड़ी सी दवा है, मैंने कहा था। नहीं, इसी से तो असल असर होगा, ये बहुत तासीर वाली दवा है। ये कहकर भाभी ने वो बोतल मुझे दिखाई। उसमें खास किस्म का तेल था। भाभी ने मुझे बताया कि इस तेल को नाक में डालकर रात भर सो जाना है। सुबह उठूंगी तो मेरा वजन कम होने के लिए मेरे जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। भाभी ने कहा कि ये दवा बहुत महंगी है, मैंने तुम्हारे लिए 10,000 रुपए की ली है।
सो इसको बहुत ध्यान करना, एक एक कतरा तेल का नाक में डालती रहना, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। मैं भाभी की बात सुनकर बहुत शुक्रगुजार हुई। फिर अचानक भाभी को कुछ याद आया और वो बोली, बात सुनो, तुम इस दवा को खाने के बाद अपने कमरे में ही रहना, कहीं इधर उधर मत जाना, इससे नींद बहुत आती है। जी भाभी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप फिक्र न करें, पूरा कोर्स करूंगी। हाँ, बहुत अच्छी बात है, चलो अब मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है। ये कहकर भाभी मेरे कमरे से चली गई और मैं उस शीशे को देखने लगी जो बहुत ही छोटी सी थी। इसमें जैसे लगता था तेल नहीं बल्कि जहर के कतरे हों। मैंने इसे खोला तो एक अजीब सी बदबू मेरे नथनों से टकराई थी। खैर, मैंने दरवाजा बंद किया और उसका इस्तेमाल करने के बाद मैं सो गई। मुझे उस रात बहुत गहरी नींद आई थी। काफी देर में सोती रही, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बेहोश सोता है। सुबह के तकरीबन 10 बजे अम्मा ने मेरा दरवाजा जोर जोर से बजाया। अम्मा की दस्तक सुनकर मैं भी बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उठते ही मेरी नजर घड़ी पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई थी कि सुबह के 10 बज रहे थे। हालांकि ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैं सुबह के 10 बजे तक आज तक कभी नहीं सोई थी। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में मुनज़्ज़िम जिंदगी गुजारी थी। फिर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो अम्मा मेज पर नजर पड़ते ही परेशान होकर मुझे देखने लगी। अरे बेटी, क्या हुआ? तुम तो बहुत जल्दी उठ जाया करती हो, आज ऐसी क्या बात हो गई? अम्मी के कहने पर मैं वाकई खुद को हैरत से देखने लगी। मेरे जिस्म से भी बदबू आ रही थी। मुझे लगा जैसे मैं किसी कीचड़ भरे बाजार में सोई हूँ, क्योंकि मेरे कपड़ों से भी अजीब किस्म की बदबू आ रही थी जिसे सूंघा नहीं जा रहा था। वो तो शुक्र है कि अम्मा ने इस बदबू को महसूस नहीं किया। मैं नाश्ते पर जाने से पहले नहाने के लिए अपने कमरे में चली गई। नहा धोकर बाहर निकली, अपना आप तरोताजा होकर बाहर निकली, अपना आप तरोताजा महसूस हुआ। मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था कि इस तरह सोने से मेरे कपड़े पहले कभी बदबूदार नहीं हुए थे, लेकिन आज तो एक अजीब ही मामला मेरे साथ पेश आ रहा था जिसका सिर पैर मुझे नजर न आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद मैं नाश्ते पर गई। भाभी भी मेरे साथ बैठी थी। मुझे देख देख कर भाभी बहुत खुश हो रही थी। बोली कि रात को नींद कैसे आई। मैं भाभी को ये भी नहीं कह सकती थी कि मुझे बहुत ज्यादा नींद आई, बल्कि नशे वाली नींद आई, क्योंकि अम्मा भी साथ बैठी थी और हो सकता था कि वो अम्मा मुझे इस बात पर भी डांटती कि तुम भाभी के साथ अकेली क्लिनिक में क्यों गई थी। यूं मैं चुप रही। थोड़ी देर बाद भाभी ने खुद ही मुझे अपने कमरे में आने का इशारा किया। मैं जैसे ही उनके कमरे में गई तो भाभी बहुत खुश थी। बोली कि देखो सादिया, वजन एकदम कम नहीं होता, तुम्हें कुछ महीने मेहनत करना पड़ेगी। इस तेल का बाकायदगी से इस्तेमाल करना होगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारा एक और जगह टेस्ट करवाना चाहती हूँ। उस टेस्ट के बाद ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि तुम्हें कौन सी दवा की जरूरत है। तुम तो जानती हो तुम्हारा मोटापा खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। अब अगर तुम किसी से शादी करोगी तो वो तो तुम्हें अपनी माँ के से बराबर समझेगा, क्योंकि तुम्हारा वजन 50 साल की औरतों से भी ज्यादा है। ये बात सुनकर मैं डर गई। मैंने कहा, भाभी, आपने जो टेस्ट भी करवाना है मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए मेरे मोटापे का कुछ करें। भाभी ने भी डॉक्टरी का कोर्स किया था, इसलिए मुझे उन पर बहुत ज्यादा भरोसा था। भाभी ने कहा कि आज शाम को चलेंगे। शाम को मैं तैयार हो गई। भाभी ने उसी तरह एक रिक्शे वाला बुलवाया, मुझे लेकर उस क्लिनिक चली गई। मैं इस बार पर एतमाद थी क्योंकि हम एक बार पहले भी यहाँ आ चुके थे। भाभी बोली, तुम इसी तरह कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहिबा को लेकर आती हूँ। मैं कुर्सी पर बैठी। डॉक्टर साहिबा चंद मिनटों में तशरीफ ले आई। फिर उनके आते ही मुझे सतली नजर आने लगी हो, ये कहकर वो बुरी तरह हंसने लगी, जबकि मैं हैरान थी कि ऐसा तो किसी ने आज तक नहीं कहा था कि मैं पतली लग रही हूँ। क्या ये लोग मुझे बेवकूफ बना रहे थे? मैंने देखा उस औरत के हाथ में कपड़े थे जो नए और जदीद तर्ज के लग रहे थे। उस औरत ने वो कपड़े भाभी को दिए। भाभी ने उससे कपड़े लेकर मुझे दिए और बोली, जाओ, जाकर गुस्ल खाने में ये कपड़े तब्दील करके आओ, इसी में तुम्हारा चेकअप होगा। मैंने कपड़े देखे तो वो तो किसी दुल्हन के जैसे कपड़े थे। लग नहीं रहा था कि इन कपड़ों में मेरे चेकअप का कोई बंदोबस्त होगा, क्योंकि ये कपड़े अस्पताल के हरगिज न थे। मैं अस्पताल के नीले कपड़ों से वाकिफ थी, वो तो बहुत पहनने में आरामदा होते हैं, जबकि ये कपड़े बहुत ज्यादा चमकीले भड़कीले थे। मैं हैरत ज़दा निगाहों से भाभी को और उस लड़की को देखने लगी। अरे जाओ भी, पहन कर आओ ना,
मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मेरे पास और भी मरीज हैं। कर रही हूँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मेरे पास और भी मरीज हैं। ये कहकर मैं उसके रोब में आ गई। मैं गुस्ल खाने में गई। वहां जाकर वो कपड़े लटकाए और तब्दील करके बाहर आ गई। वो कपड़े मुझे पूरे थे, वरना अमूमन मुझे इस तरह के कपड़े कभी पूरे ना आते थे। वो औरत मुझे कपड़े पहनाकर एक कमरे में ले गई। मुझसे कहने लगी कि तुम यहीं थोड़ी देर बैठी रहो, और हाँ, तुमने सामने उस शीशे को देखना है, हिलना जुलना नहीं है। मैं उस औरत की हिदायत पर अमल करने लगी। सामने एक कदादम शीशा रखा हुआ था, मैं जिसमें देख रही थी। यहाँ मुझे बैठे काफी देर गुजर गई थी। फिर उस औरत ने मुझे कहा कि तुम उठकर खड़ी हो जाओ, और हाँ, हिलना मत, वरना तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा। मैं तुम्हारे चेकअप के लिए बहुत बड़ी मशीन कमरे में नस्ब कर चुकी हूँ, उससे तुम्हारा चेकअप हो जाएगा। फिर उसने मुझसे कुछ और भी बातें की और बोली, अब तुम लोग घर चले जाओ, मुझसे 3 हफ्ते के बाद मुलाकात करना। जो दवा मैंने तुम्हें दी थी वो तुम पर असर, उसके बाद से तुम ठीक होने लग जाओगी। वैसे भी तुम्हारा वजन तो 5 किलो कम हो गया है, मैंने तुम्हारा वजन कर लिया है। वो औरत बोली तो मैं बहुत हैरान हुई थी। वजन करने जैसी कोई बात नहीं हुई थी। मैं अपने घर आ गई। भाभी इस बार बहुत परेशान थी। मुझे हैरत थी कि पहले की तरह वो खुशबाश नहीं लग रही थीं। उनको देख देख कर मुझे भी फिक्र हो रही थी कि न जाने क्या बात है जो भाभी इतना परेशान है। जैसे ही हम लोग घर पहुंचे, भाभी मुझे लेकर अपने कमरे में आ गई। बोली, उस औरत ने तुम्हें और क्या कहा था? वो मुझसे बहुत फिक्रमंदी से पूछने लगी। कुछ भी नहीं कहा था, उसने मेरा चेकअप किया। लेकिन भाभी, इन कपड़ों में चेकअप कौन करता है? मैंने परेशानी से पूछा था। हाँ, तुम इस बात से फिक्र नहीं करो, बस तुम्हारा रिश्ता जल्द ही हो जाएगा। तुम वाकई में पतली लगती हो अब। भाभी ने भी खुशामदाना लहजे में कहा। तो मैं चुप हो गई कि शायद सब कह रहे हैं तो फिर पतली लग रही होंगी, और भद्दा लगने लगा था। खैर से भाभी ने मुझे बताया कि तुम्हारे पतले लगने की वजह से अब मैं तुम्हारा रिश्ता लाऊंगी, और फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत माकूल रिश्ता लेकर आऊंगी। भाभी ने ये कहा था तो मैं खुश हो गई थी, लेकिन घर में किसी ने भी मेरे वजन के बारे में कोई बात नहीं की। 2 दिन के बाद भाभी ने मुझसे कहा, मेरे घर वालों से पहले मैं एक और रिश्ता तुम्हें दिखाना चाहती हूँ, तुम्हें पसंद हुआ तो बताना। वो लोग हमारे घर आ गए। 2 दिन बाद ही मेहमान बनकर तकरीबन एक पूरा खानदान हमारे घर आया। भाभी ने उन सबको यही बताया था कि मेरी नंद का रिश्ता अभी तक नहीं हुआ, मगर वो सब लोग तो जैसे मुझे पहले से जानते हैं। अरे ये तो वही है, उनमें से एक औरत ने कहा। फिर उस लड़की को कुछ दिखाने लगी। बोली कि ये तो वही है, इसका मोटापा नहीं नहीं, ये तो बहुत मोटी है भाई। पहले ही हमारे खानदान में ऐसी लड़कियों का मजाक बनता है, चलो यहाँ से। उन लोगों ने तो सामने आमने मेरे मोटी लगती हूँ और ऐसी लड़कियों से वो रिश्ता नहीं करते। मेरा दिल बहुत टूटा था, मगर मैं खामोश रही। वैसे भी भाई ने कहा था कि अगर तुम्हारी शादी या रिश्ता इन लोगों के साथ नहीं होता तो फिर मैं अपने भाई से तुम्हारी शादी खुद करवाऊंगी। तुम इस बात की फिक्र नहीं करो। इनके जाने के बाद भाभी मुझे तसल्ली देने लगी और बोली, ये आखिरी लोग थे जिन पर मैंने भरोसा किया, बस तुम फिक्र नहीं करो, मैंने अपने भाई से सारी बात कर ली है। अब अगर वो तुमसे शादी करेगा तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। बस तुम वर्जिश भी किया करो, मेरा भाई भी तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगा, उससे तुम ठीक हो जाओगी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। कुछ ही दिनों में भाभी का भाई मेरा रिश्ता लेकर आ गया। इन्होंने मुझे देखा तक नहीं और मेरी शादी की तारीख मुकर्रर कर दी। मैं बहुत खुश थी, आखिर भाभी का दिया हुआ टोटका काम कर गया। लेकिन भाभी ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था कि आइंदा के बाद वो दवा इस्तेमाल नहीं करना, उससे तुम्हें बहुत नींद आती है, बेहोशी तारी होती है बेहोशी तारी होती है। मैंने भाभी की बात समझ ली थी, सो मैंने वो दवा इस्तेमाल करना छोड़ दी। मेरे लिए जिंदगी बहुत आसान हो गई थी। मेरा शौहर मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो गया। बोला कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने तो सिर्फ अपनी बहन के लिए तुमसे शादी की है, अपनी बहन का घर बचाने के लिए, वरना तुम जैसी औरत से मैं कभी शादी ना करता। शायद ये सोचकर कि तुम्हारा वजन ज्यादा है, मगर तुम्हारी असल खूबसूरती मैंने आज देखी है। क्यों? बहन का घर बचाने के लिए क्यों? मैंने अपने शौहर से पूछा तो वो बोला, मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकता, मेरी बहन ने मुझे कसम दी है, वरना अगर मैं तुमको ये बात बता दूंगा तो वो नाराज होगी मुझसे। मैंने अपने शौहर से बड़ी मुश्किलों से ये बात निकलवाई और बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगा कि
मेरी बहन तुम्हारे मोटापे का इलाज नहीं कर रही थी। वो दरअसल तुम्हें इस्तेमाल करके पैसे कमाना चाहती थी। तुम्हें वो मुख्तलिफ बातें थी जिनको अपने ब्रांड की मॉडलिंग के लिए एक बहुत ही मोटी औरत की ज़रूरत थी। इसी वजह से वो तुमको एक एजेंसी के पास लेकर भी गई थी, मगर उन्हें कहा कि तुम इस तरह तस्वीरें नहीं बनवाओगी, सो तुमको कोई बहाना करके दे। कुछ अर्सा तो उसने ये सिलसिला चलाया। एक दो तस्वीरें तुम्हारी रिसाले में भी छप गई थीं, लेकिन इस बात पर तुम्हारी भाभी बहुत परेशान हुई क्योंकि तुम मशहूर होने लगी थी, और ये बात अगर तुम्हारे भाई को पता चल जाती तो वो मेरी बहन को तलाक दे देता। बस इसीलिए उसने तुम्हारी शादी का बंदोबस्त मुझसे कर दिया। मेरा शौहर ये कहकर तो खामोश हो गया। मेरे जहन में आंधी तूफान की तरह पिछले गुजरे वाकयात चलने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भाभी मुझे अपने पैसों के हुसूल के लिए इस्तेमाल करेगी, क्योंकि वो भी एक माकूल घराने से ताल्लुक रखती थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसने अपने नुकसान का ज़ाला कर दिया था। अपने भाई से मेरी शादी का बंदोबस्त कर दिया ताकि मैं ज़माने भर में जलीलो रुस्वा न हूँ। अब मैं भी उसे कुछ कह नहीं सकती। मेरे शौहर ने मुझे कसम दी है, वरना भाभी मेरे सामने बहुत शर्मिंदा होगी।